मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक जगह पड़ती है तृप्ति नगर, और यहीं पर एक फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली को लोग दुबे फैमिली के नाम से जाना करते थे। और दोस्तों, इस फैमिली के जो मुखिया थे, इनका नाम था रविंद्र दुबे। इनकी उम्र लगभग 58 वर्ष के आसपास थी और ये एक सरकारी क्लर्क थे। इनकी फैमिली में इनकी पत्नी और इनकी टोटल 2 बेटियां और एक बेटा था। पहली बेटी का नाम कृतिका दुबे और दूसरी वाली बेटी का नाम सलोनी दुबे था। और जो पत्नी थी इनकी, उनका नाम भारती दुबे था। जो छोटा वाला बेटा था, उसका नाम था रूपेंद्र दुबे। वैसे तो इस परिवार में ना कोई पैसे की तंगी थी और ना इस परिवार में किसी भी तरीके का कोई कलेश था, क्योंकि इस परिवार के जो मुखिया थे, जिनका नाम रविंद्र दुबे था, वो एक सरकारी क्लर्क थे। अपनी इतने साल की सर्विस में उन्होंने अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए थे, जिसकी वजह से शहर के अंदर उनका अच्छा नाम, अच्छा रुतबा था और लोग इस फैमिली की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी किया करते थे। अब चूंकि जो रविंद्र दुबे थे, उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी वाली बेटी जो कृतिका थी, धीरे धीरे उसकी उम्र अब शादी की हो चुकी थी। जब कृतिका की उम्र शादी की होती है तो जो रविंद्र दुबे होते हैं, उन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता होती है। और जब बेटी की शादी की चिंता होती है तो वो उसके लिए एक सही अच्छा सा रिश्ता ढूंढते हैं और आखिरकार भिंड निवासी राम मोहन शर्मा के साथ में अपनी बड़ी बेटी कृतिका शर्मा की ये शादी कर देते हैं। जो कृतिका शर्मा थी, ये शादी कर कर अपने ससुराल चली जाती है, इस उम्मीद में कि उसकी ज़िंदगी की आगे की जो पल होंगे, जो दिन होंगे, वो बेहतर तरीके से उसके पति राम मोहन शर्मा के साथ में गुजरेंगे। लेकिन महज ये उसका एक वहम था, क्योंकि दोस्तों जो कृतिका थी, ये भी अपनी ज़िंदगी के हर वो सपने, जैसे और लड़कियां शादी कर कर अपने पति के घर जाती हैं, वही सारे सपने लेकर कृतिका भी गई थी। लेकिन कृतिका को ये अंदाज़ा नहीं था कि शादी के कुछ समय के बाद ही उसके जो पति हैं, उनका रवैया कृतिका के प्रति बिल्कुल बदल जाएगा। दरअसल कृतिका के जो पति होते हैं, जिनका नाम होता है राम मोहन शर्मा, वो धीरे धीरे कृतिका के साथ में अपने स्वभाव को चेंज कर लेते हैं और वो कृतिका से कहते हैं कि तुम्हारे जो पिता हैं, ये कलेक्टेड ऑफिस में क्लर्क हैं और अपने पिता से बात करो ताकि मेरी भी सरकारी नौकरी लग सके। कृतिका इस बारे में अपने पिताजी से बात करती है, लेकिन जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता। अब इसी बात को लेकर कृतिका से उसका जो पति राम मोहन शर्मा था, ये आए दिन झगड़ा करने लगा था। झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ चुका था कि कृतिका भी रोज रोज के झगड़ों से कुछ इस कदर तंग आ चुकी थी कि कृतिका अपने पति राम मोहन शर्मा का घर छोड़ने का फैसला करती है और उसके बाद में ये अपने पति को छोड़ती है और वापस से अपने मायके आ जाती है। अब दोस्तों, कृतिका अपनी ससुराल से तो अपने मायके आ चुकी थी। कुछ दिन वो अपने मायके में अपने माता पिता के साथ गुजारती है, लेकिन इसी बीच में एक तारीख आ जाती है, 4 अगस्त साल 2021। और ये जो 4 अगस्त साल 2021 थी, इस दिन इस परिवार के जो मुखिया होते हैं, जिनका नाम होता है रविंद्र दुबे, वो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। ड्यूटी से लौट के भी आते हैं और उसके बाद में कुछ समय ये अपने परिवार के साथ गुजारते हैं। पहले ये परिवार के साथ में खाना खाते हैं और उसके साथ बैठकर ये सारे ही परिवार के साथ में टीवी वगैरह देखते हैं। और रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का समय हो जाता है और रात के 10 बजे ये जो पूरा परिवार था, सारा का सारा परिवार अपने अपने कमरों में सोने के लिए चला जाता है। दोस्तों, इस परिवार के जितने भी रूम थे, सारे के सारे रूम फर्स्ट फ्लोर पर थे, यानी कि पहली मंजिल पर। एक कमरे में जो रविंद्र दुबे थे, वो सोने के लिए चले जाते हैं और दूसरे कमरे में उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे, यानी 2 बेटियां, एक का नाम कृतिका, एक का नाम सलोनी और एक जो बेटा रूपेंद्र होता है, ये लोग। अब रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास का समय होता है। अब जैसे ही रात के 2 बजे के आसपास का समय होता है, इस घर के अंदर अचानक से गोली चलने की आवाज़ आती है धाए से। अब जैसे ही गोली चलने की आवाज़ आती है तो ये जो 3 बच्चे थे, यानी एक बेटा, 2 बेटी और जो रविंद्र की पत्नी भारती थी, इनकी आंख खुल जाती है। लेकिन एक घर के अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई थी, उस घर के अंदर दहशत इतनी ज़्यादा थी कि ये चारों के चारों लोग, यानी एक माँ और उनके 3 बच्चे, ये बाहर निकलकर ये देख नहीं पाते हैं कि आखिरकार इस घर के अंदर कौन है और ये गोली चलने की आवाज़ कहाँ से आई है। उसके बाद में थोड़ी देर तक तो ये सारा परिवार शांत रहता है और उसके बाद में जो बड़ी बेटी कृतिका होती है, ये अपने कमरे से बाहर निकलती है। कमरे से बाहर निकलने के बाद में ये सबसे पहले अपने घर की सारी लाइटें ऑन कर देती है और जैसे ही सारी लाइटें ऑन करती है तो देखती क्या है कि घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अपने पिता के कमरे में जाती है तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल उसके जो पिता रविंद्र दुबे थे, ये बेड के ऊपर औंधे मुंह पड़े हुए थे और पूरे बेड के ऊपर खून ही खून बिखरा हुआ था। जैसे ही घर की बड़ी बेटी उस अपने पिता के कमरे के अंदर से चीखती है, बाकी के फैमिली के जो लोग होते हैं, यानी रविंद्र दुबे की पत्नी भारती
और इनकी एक बेटी सलोनी और जो बेटा रूपेंद्र होता है, ये भी दौड़कर अपने पिता के कमरे में पहुंचते हैं और जब वहां पर जाकर देखते हैं तो इनकी भी चीखें निकल जाती हैं। अब जैसे ही रात के 2-2:30 बजे के आसपास इस घर के अंदर से चीखने की आवाज़ आती है, ये आवाज़ें पड़ोसियों के कान में पहुंचती हैं और जैसे ही पड़ोसी इस परिवार की चीखने की आवाज़ें सुनते हैं, देखते ही देखते पड़ोसियों का तांता इस घर के अंदर लग जाता है। वहीं से कोई व्यक्ति सीधा सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है, पड़ोसियों को वहां से हटाया जाता है तो देखती क्या है कि जो रविंद्र दुबे हैं, उनकी किसी ने पीठ पर गोली मारी है, जिसकी वजह से चारों तरफ जो खून है वो खून बिखरा पड़ा है और रविंद्र दुबे जो है वो औंधे मुंह पड़े हुए हैं। लिहाजा पुलिस डॉग स्क्वाड और जो फॉरेंसिक टीमें होती हैं उनको भी लेके आती है और साथ के साथ सुबह होते होते यहाँ पर ग्वालियर के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो भी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो सबसे पहले इस डेड बॉडी को फॉरेंसिक के लिए भेजते हैं। अब डेड बॉडी को फॉरेंसिक के लिए भेजा जा चुका था और उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो सबसे पहले आस पड़ोस के जो लोग यहाँ पर आए थे उनसे पूछताछ करते हैं, क्या तुमने यहाँ से रात के समय किसी अनजान व्यक्ति को भागते हुए देखा? तो जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि साहब नहीं, हमने यहाँ पर किसी को भागते हुए नहीं देखा। उसके बाद में पुलिस वाले घर वालों से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन घर वालों से भी वही कुछ पता चलता है जो घर वालों ने देखा था। लेकिन पुलिस वालों को फिर ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो ये दुबे फैमिली थी, यानी रविंद्र दुबे जो थे, ये काफ़ी पैसे वाले व्यक्ति थे। हो सकता है कि इनके घर में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो लूटपाट के लिए घुसा हो और उसके बाद में रविंद्र दुबे ने उस लूटपाट का विरोध किया हो, जिसके बाद में उस चोर ने, उस डकैत ने गोली मार दी हो। लेकिन अगर कोई चोर, अगर कोई डकैत घर के अंदर घुसा था तो घर के अंदर कोई फोर्सफुली एंट्री पुलिस को दिखाई नहीं पड़ रही थी। अब पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि कोई फोर्सफुली एंट्री घर के अंदर हुई नहीं है, घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं कि जिस पे शक किया जा सके। दूसरी तरफ रविंद्र को गोली मारी गई है, जो गोली यानी जिससे मारी गई है, जो मर्डर वेपन है, वो भी मौके पर मौजूद नहीं है। यानी पुलिस कहीं ना कहीं उलझती जा रही थी। पुलिस को यह भी लगता है कि हो सकता है कि इन्होंने प्रेशर में आकर खुदकुशी की हो और परिवार वाले भी कहीं ना कहीं तक ये मान लेते हैं कि हो सकता है ये खुदकुशी हो। लेकिन पुलिस को ये चीज़ें कहीं ना कहीं उलझा रही थी कि पहली बात यह कि मर्डर वेपन मौके पर मौजूद नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति खुदकुशी करे और बाद में वो मर्डर वेपन को भी छुपा दे, और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति अपनी पीठ पर गोली मार ले? ये सवाल ऐसे थे जो पुलिस को बार बार इस केस में सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इस केस के अंदर पुलिस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि परिवार के जो 4 सदस्य थे, जिसमें 2 बेटी, 1 बेटा और पत्नी, इनके ऊपर पुलिस को शक तो था, लेकिन किसी भी तरीके से इन लोगों से पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक परिवार के एक शख्स का मर्डर हुआ है और उसी परिवार के सदस्यों पर शक जताकर अगर उन्हीं से पूछताछ की जाए तो ये सही नहीं होगा। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस अब छानबीन करती रहती है और पुलिस ले देकर जिस एंगल पर भी छानबीन करती है, चाहे दुश्मनी का एंगल हो, लेकिन चाहे चोरी का एंगल हो या फिर किसी और चीज़ का एंगल। लेकिन सारी चीज़ों में एक चीज़ तो बहुत कॉमन थी कि घर के अंदर कोई भी फोर्सफुली एंट्री नहीं हुई थी, और यही एक चीज़ ऐसी थी जो पुलिस का ध्यान बार बार परिवार के सदस्यों के ऊपर ही लेके जा रही थी। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस वाले या परिवार के सदस्यों को मॉनिटर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो परिवार में जो रवि दत्त की पत्नी थी, जिनका नाम भारती था, पुलिस उनको स्कैन करना शुरू करती है और जब उनको मॉनिटर करना शुरू करती है, आस पड़ोस के लोगों से अपने मुखबिरों को एक्टिव कर पूछताछ करवाती है कि जो रवि दत्त की पत्नी भारती है, उनके और रवि दत्त के रिश्ते कैसे थे। भारती का कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ कोई प्रेम संबंध हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ों की ये वजह हो। अब जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस निकलवाती है तो इसमें यही पता चलता है कि जो भारती हैं ये एक बहुत सुलझी हुई महिला है और इनका ना कभी इनके पति के साथ में कोई झगड़ा हुआ और ना कोई अवैध संबंध वाली बात है। अच्छा, अवैध संबंध वाले एंगल पर पुलिस इसलिए छानबीन कर रही थी क्योंकि आजकल जो केसेस निकल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा यही चीज़ पाई जा रही है, यानी पत्नी का किसी और से रिश्ता होता है, उसके बाद में वो अपने पति का कत्ल करा देती है। लेकिन यहाँ पर भारती के बारे में पुलिस को बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिलती है, यानी भारती एक बहुत ही अच्छी महिला थी। लिहाजा इस पूरे मामले के अंदर जो भारती थी उसको पुलिस की तरफ से क्लीन चिट मिल जाती है। अब पुलिस जो थी वो बड़ी बेटी कृतिका के ऊपर नज़र रखती है, क्योंकि कृतिका की हाल ही में शादी हुई थी और शादी होने के बाद में उसके पति से उसके रिश्ते अच्छे नहीं बने, और उसके बाद में चूंकि ये अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए पुलिस सोचती हो सकता है कि कृतिका अपने पिता से इसलिए नाराज़ हो कि उसने ऐसे शख्स से शादी कर दी जिसने उसे छोड़ दिया और इसी वजह से शायद उसने कत्ल कर दिया हो। लिहाजा पुलिस वाले भी कृतिका के बारे में छानबीन करते हैं। सबसे पहले उसके पति से भी पूछताछ करते हैं, तो वहाँ से भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद में कृतिका के कौन दोस्त थे
कृतिका किससे बात करती थी, किसके साथ उसका उठना बैठना था, इन सारी ही चीज़ों पे पुलिस नज़र रखती है। लेकिन दोस्तों कृतिका के खिलाफ भी पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। यानी इस पूरे मामले के अंदर पहले भारती फिर उसकी बेटी कृतिका, इन दोनों को क्लीन चिट मिल चुकी थी। अब घर के 2 सदस्यों को क्लीन चिट मिल चुकी थी। अब पुलिस का जो जहन था ये घर की छोटी बेटी यानी कि सलोनी के ऊपर जाता है। हालांकि सलोनी के ऊपर शक करने की पुलिस के पास में कोई वजह नहीं थी, लेकिन पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी थी। इसलिए पुलिस जब सलोनी से पूछताछ करती है तो पुलिस को ऐसा महसूस होता है कि सलोनी जो है ये पुलिस के सवालों के जवाब देते समय थोड़ा घबरा रही है। लेकिन सलोनी जिसकी उम्र कम थी, इसलिए पुलिस सलोनी के ऊपर किसी भी तरीके की कोई सख्ती नहीं दिखा सकती थी। लेकिन सलोनी जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में पढ़ा करती थी, पुलिस वहां पर जाकर उसके मिलने वाले लोगों से बात करती है। तो वहां पर पुलिस को पता चलता है कि सलोनी का कॉलेज के अंदर ही एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम करण है। अब पुलिस जब करण की कुंडली खंगालती है तो पुलिस को पता चलता है कि करण और सलोनी एक दिन एक पार्क में बैठे हुए थे और उसी समय इनके जो पिता रविदत्त थे उन्होंने इन दोनों को पकड़ लिया था। उसके बाद में इनके ही पिता ने सलोनी और उसके बॉयफ्रेंड करण को वहीं पर एक एक थप्पड़ भी मार दिया था। अब जैसे ही पुलिस को इतना क्लू मिलता है कि रविदत्त ने करण और अपनी बेटी जिसका नाम सलोनी था, इन दोनों को एक थप्पड़ मारा था, इसलिए पुलिस जो थी वो सीधा सीधा करण के पास पहुंचती है। और करण के पास पहुंचने के बाद में पुलिस अंधेरे में तीर छोड़ती है। पुलिस करण से कहती है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड सलोनी के पिता का कत्ल क्यों किया। अब जैसे ही पुलिस ये सवाल करण से करती है तो करण कहता है कि ये बात ठीक है कि सलोनी मेरी गर्लफ्रेंड है और उसके पिता ने हम दोनों को एक बार पार्क में पकड़ भी लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने हम दोनों को एक एक थप्पड़ मार दिया था। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पिताजी का कत्ल कर दूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने उनका कत्ल नहीं किया है। लेकिन पुलिस बार बार करण से घुमा फिरा कर यही कह रही थी कि कत्ल तुमने ही किया है और हमारे पास प्रॉपर सबूत है। पुलिस एक अंधेरे में तीर छोड़ रही थी और पुलिस का ये तुक्का काम आता है। आखिरकार करण जो था वो पुलिस की इस चाल में फंस जाता है और फंसने के बाद में करण एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसका अंदाजा तो पुलिस को भी नहीं था। जो करण होता है ये पुलिस से कहता है कि साहब मैंने तो सलोनी के पिता का कत्ल नहीं किया, ये बात 100% कन्फर्म है। लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर लगता है कि हो सकता है कि सलोनी ने अपने पिता का कत्ल किया हो। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सलोनी के पिता ने जब मुझे और सलोनी को एक एक थप्पड़ मारा था तो उस वजह से सलोनी अपने पिता से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी और जिसकी वजह से उसने एक बार मुझसे कहा भी था कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पिता का कत्ल करना पड़ेगा। जब मैंने सलोनी के ये इरादे सुने तो उसके बाद में मैंने सलोनी से हर एक रिश्ता तोड़ लिया। और आप चाहें मेरा कॉल डिटेल्स खंगाल लें, चाहे मेरा CDR निकाल लें, सारी चीज़ें चेक कर लें, मैंने पिछले 1 महीने से सलोनी से एक बार भी बात नहीं की है। ये चीज़ कन्फर्म है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। फिर क्या थी, पुलिस करण का कॉल डिटेल्स निकालती है और करण बिल्कुल सच बोल रहा था, उसने 1 महीने से सलोनी से कोई भी बात नहीं की थी। फिर क्या था, पुलिस समझ चुकी थी कि इस केस के अंदर सलोनी का कोई ना कोई अहम रोल जरूर है, इसलिए पुलिस जो थी वो अब सलोनी का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब सलोनी की कॉल डिटेल्स निकालती है तो पुलिस को यहाँ पर कुछ अजीब सा दिखाई पड़ता है। दरअसल जो सलोनी थी ये करण से तो बात नहीं कर रही थी, लेकिन एक ऐसा लड़का था जिससे सलोनी लगातार बात कर रही थी। और जब पुलिस इस लड़के के बारे में जानकारी जुटाती है तो पुलिस को पता चलता है कि इस लड़के का नाम पुष्पेंद्र लोधी है। और पुष्पेंद्र लोधी की जब पुलिस कुंडली खंगालती है तो पुलिस को पता चलता है कि पुष्पेंद्र लोधी क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति है और पहले भी उसके ऊपर कुछ क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। अब पुलिस उसके बाद में पुष्पेंद्र लोधी को उठाती है। उठाने के बाद में पुलिस थाने लेके आती है और उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल करती है कि तुमने रविंद्र दुबे का कत्ल क्यों किया। अब जैसे ही ये सवाल करती है तो पुष्पेंद्र कहता है कि मैंने कत्ल तो किया है, लेकिन मैंने उसकी छोटी बेटी जिसका नाम सलोनी था उसके कहने पर यह कत्ल किया था। फिर उसके बाद में पुलिस सलोनी को उठा के लेके आती है, लेकिन सलोनी को जब उठा के लेके आती है तो यहाँ पर कुछ अलग ही कहानी निकल के आती है। दरअसल पुलिस जब सलोनी से पूछताछ करती है तो सलोनी बताती है कि वो अपने पिता से नफरत करती थी, क्योंकि वो जब करण से मोहब्बत किया करती थी तो उसके पिता ने उसे और करण को पार्क में पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे भी एक थप्पड़ लगाया था और करण को भी एक थप्पड़ लगाया था। मुझे उस समय इतना ज़्यादा इंसल्ट फील हुआ था कि मैं लफ्ज़ों में बता नहीं सकती। उसके बाद में छुप छुप कर मैं करण से लगातार बात करती रही, लेकिन एक दिन घर में भी मेरे पिता मुझे करण से बात करते हुए पकड़ लेते हैं। उसके बाद में भी मेरे पिता मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई कर देते हैं।
और इसी नफरत और इसी गुस्से की वजह से मैं एक दिन करण से कहती भी हूँ कि तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरे पिता का कत्ल करना पड़ेगा। लेकिन करण सलोनी की बातों में आता नहीं है और वो सलोनी से सारे रिश्ते खत्म कर देता है। वो सोच चुका था कि सलोनी क्राइम के रास्ते पर चलना चाहती है, क्योंकि करण नहीं चाहता था कि उसकी ज़िंदगी पर कोई दाग लगे या फिर उसकी वजह से, उसकी मोहब्बत की वजह से किसी की ज़िंदगी की लीला समाप्त हो जाए। करण सलोनी से रिश्ते तो खत्म करता है, लेकिन सलोनी पूरी तरीके से मन बना चुकी थी। इसलिए सलोनी अब सोशल मीडिया का सहारा लेती है और इसी सोशल मीडिया पे उसकी मुलाकात होती है पुष्पेंद्र लोधी से। धीरे धीरे सलोनी इसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाती है और उसके बाद में कहती है कि तुम्हें उसके पिता का कत्ल करना पड़ेगा। अब जो पुष्पेंद्र लोधी था वो कहता है कि कत्ल करने के पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न है। तो सलोनी कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरे पिता को तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। ये बात जब पुष्पेंद्र लोधी सुनता है तो कहता है कि ये काम फ्री में नहीं होते, बल्कि इसके लिए तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सलोनी पूछती है कितने पैसे, तो पुष्पेंद्र लोधी कहता है कि इसके लिए तुम्हें 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सलोनी कहती है कि मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए मेरे पास में एक ऑफर है। अगर तुम मेरे पिता का कत्ल कर दोगे तो तुम्हारे लिए जो मेरा जिस्म है ये फ्री है, यानी एक रात के लिए तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो, मेरे साथ संबंध बना सकते हो। यानी एक तरीके से वो अपने जिस्म का लालच देकर अपने पिता का कत्ल कराना चाहती थी। जो पुष्पेंद्र लोधी होता है ये तैयार हो जाता है। उसके बाद में 4 अगस्त साल 2021 जो पुष्पेंद्र लोधी था ये सलोनी गेट खोल देती है और पुष्पेंद्र लोधी घर में घुस जाता है और उसके बाद में रात के 2 बजे के आसपास ये रविंद्र दुबे की गोली मारकर हत्या कर देता है और उसके बाद में वहाँ से 9-11 हो जाता है। वाकई में दोस्तों जब इस पूरे केस का खुलासा होता है तो लोग बड़ा हैरान होते हैं। यानी एक कम उम्र की लड़की, उसकी वजह से उसके पिता की ज़िंदगी छिन गई और खुद भी अब तमाम ज़िंदगी जेल में गुजारेगी। लेकिन इससे भी बड़ा दुख जब होता है जब इस घटना के कुछ समय के बाद में इस लड़की सलोनी की जो माँ होती हैं भारती, वो भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती हैं। यानी इस सलोनी की वजह से पूरा हंसता खेलता जो परिवार था वो उजड़ चुका था। यानी इस परिवार के 2 सदस्यों की ज़िंदगी की लीला समाप्त हो चुकी थी। बहरहाल दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोग अपनी राय दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।